मनी लॉन्ड्रिंग को समझने से पहले दो चीज़ों का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वो है हवाला का पैसा और दूसरा है ब्लैक मनी। तब जाकर हम मनी लॉन्ड्रिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए ब्लैक मनी का क्या मतलब। ब्लैक मनी का मतलब है ऐसा पैसा जो काला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक मनी वो मनी है जिसके बारे में हमारी सरकार को कुछ पता नहीं होता। ब्लैक मनी एक तरह से टैक्स चोरी है। अब इंडिया में दो तरह के टैक्स हैं, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स में शामिल है इनकम टैक्स। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर अगर आपकी इनकम हो जाती है 5 लाख से ज़्यादा तो उसी के हिसाब से जो है 10%, 12%, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें टैक्स चोरी ज़्यादातर बनती नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी इंडिविजुअल 5 लाख से ऊपर की ITR पहली बात तो फाइल करता नहीं है। दूसरी बात, अगर फाइल करता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10-15 लाख की, 60 लाख की इनकम ही दिखाता है, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत टैक्स बनता है वो दे देता है। अब उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें शामिल है वैट, GST और एक्साइज। वैट जो है स्टार्टिंग से ही लगता है पेट्रोल और डीजल पर। उसके बाद आता है एक्साइज, जो बेसिकली क्या है, अल्कोहल पर लगता है। और लास्ट में आता है GST, जो कि जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, जो इस पर आप बैठे हो, कुर्सी हो, मेज हो, टेबल हो, ग्लास हो, हर चीज़ पर GST एप्लीकेबल है। और सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का काम भी जो है GST में ही होता है। देखिए सरकार टैक्स चोरी को रोकने के लिए GST लाई, E-इनवॉइस लाई, ई-वे बिल लाई, पर भारत में करप्शन इतने बड़े लेवल का है ना, टैक्स चोरी कल भी सेम थी, आज भी सेम ही है। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्क पड़ा है, पर कोई ज़्यादा नहीं। देखिए मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो उसके बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। आप किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या फर्म के मालिक ने एक गुड्स का व्हीकल लोड किया जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए, यानी कि जो उसमें गुड्स है, पर जो E-इनवॉइस जनरेट किया गया वो कितने का किया गया, 20 लाख रुपए का। मतलब कि 50 लाख पर अगर हम 18% का टैक्स स्लैब लें तो सरकार के कितने बनते हैं, 9 लाख रुपए। पर यहाँ पर 9 लाख टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तो गुड्स की वैल्यू दिखाई है 20 लाख, तो 20 लाख के ऊपर 18% टैक्स कितना बना, 3,60,000। तो 9 लाख माइनस 3,60,000, तो डायरेक्टली 5,40,000 रुपये का जो है फर्म को फायदा हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो 5,40,000 रुपये गवर्नमेंट से छिपाया गया है तो वो हो जाती है ब्लैक मनी। और कभी कभी तो क्या है कि पूरा का पूरा जो है अमाउंट ही सेव कर लिया जाता है, यानी कि गुड्स जो है फर्म के पास पहुंच गया तो उसके बाद जो उस E-इनवॉइस को ही कैंसिल कर दिया जाता है कि गुड्स यहाँ से डिलीवर हुआ ही नहीं, किसी कारण की वजह से गाड़ी गई ही नहीं। बट ऐसा नॉर्मली कब होता है, जब जो बिल की अमाउंट है वो छोटी हो, यानी कि 5 लाख 10 लाख, ज़्यादा बड़े अमाउंट में थोड़ा सा रिस्क होता है। तो दैट्स वाई ऐसी केस में इनवॉइस बहुत ही कम कैंसिल किया जाता है। साथ के साथ कैंसिल कर दे, यानी कि विद इन 15 मिनट 20 मिनट, तो बात अलग है। और आज आपको एक सच्चाई बताता हूँ, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अगर गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि 100% गवर्नमेंट के लॉ को फॉलो करती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि जो फर्म का मालिक है वो इतना ही कमा सकता है जितना एक कॉर्पोरेट मजदूर। जी हाँ, ये आज की सच्चाई आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे देश का टैक्सेशन सिस्टम इतना ज़्यादा खराब है कि उनको ये कदम उठाना ही पड़ता है। अब आप खुद ही बताइए, आप साल में 15-20 करोड़ का बिजनेस करते हो, यानी कि आपकी टर्नओवर है जो है, टेंशन आप लेते हो। बिजनेस में अगर पैसा डूबता है तो आपका डूबता है। इनकम टैक्स, GST, टोल टैक्स, अदर लाइसेंस फीस, बिजनेस एक्सपेंसेस, अगर सारे कुछ खर्चे वर्चे निकालने के बाद, इतनी टेंशन लेने के बाद अगर आपको साल में 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बचते हैं तो शायद कोई भी इतनी टेंशनबाजी नहीं पालेगा। मतलब कि यार आप एक दिमाग पे बोझ भी ले रहे हो, उसके बाद आपको साल के सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए ही बच रहे हैं, तो मे भी शायद आप भी इस बिज़नेस को नहीं करोगे। मतलब कि महीने के 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, लाख रुपए तो आप कहीं एक जॉब करते हो, केपेबल बन जाते हो, उसके बाद तो वहाँ भी कमा लोगे आप। तो बिज़नेस में इतना दिमाग पर बर्डन लेने के बाद भी अगर आप इतना कमाते हो तो आप भी यही सोचोगे कि क्या फ़ायदा है ऐसे काम का। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लैक मनी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि लाइफ ऑफ ए बिजनेसमैन कैसी होती है। आप खुद देखिए, मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं तो खुद वर्क करता हूँ। अब उसके बाद आता है हवाला। हवाला का सिंपल सा मतलब है पैसे को बिना हिलाए डुलाए, बिना बैंक के कॉन्टैक्ट में आए, बिना करेंसी एक्सचेंज के एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा का आ जाना, इन सबको बोलते हैं हवाला। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि वो 50 लाख का माल गया तो उसमें 30 लाख का माल जो है उसके पैसे कैश आएंगे, यानी कि जो फर्म है। अब वो कैसे आते नहीं आते वो मुझे भी नहीं पता, खैर आपको पता होगा, आप जरूर समझदार हैं। अभी हवाला के पैसों के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए संदीप जो कि बैठा है दुबई में और वो इंडिया में बैठे अनुज को पैसे भेजना चाहता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला सिक्योर और सिंपल सा ऑप्शन है बैंक। बैंक ओके है, अगर आपकी पेमेंट छोटी है, पैसा एक नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है तो बैंक ओके है। पर अगर पेमेंट है 10-15 करोड़ की, तब तो ऐसी कंडीशन में कटेगा टैक्स, फीस, और शायद इंडिया में जो अनुज बैठा है
उसको टैक्सेशन का हिसाब भी देना पड़ जाए गवर्नमेंट को कि इतना पैसा आया कहाँ से, किस पर्पज से आया। तो इस केस में यहाँ पर एंटर होता है हवाला। अब इस केस में संदीप क्या करेगा, दुबई में बैठे अपने किसी हवाला एजेंट को कांटेक्ट करेगा। अब देखिए जो हवाला के एजेंट होते हैं इनकी ना तो कोई आईडी होती है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन होता है, ना ही कोई ऑफिस होता है। शायद आपके ऑफिस के बाहर जो चाय की टपरी लगाता हो वो हवाला एजेंट हो, या फिर सैलून जहाँ पर आप बाल कटाते हो वो हवाला का एजेंट हो। तो बेसिकली ये काम चलता है सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर। तो अब यहाँ पर संदीप और अनुज इन दोनों के बीच में आ चुका है एक एजेंट, और अब यहाँ पर एजेंट आपसे एक नॉमिनल फीस चार्ज करेगा और अब आपका पैसा बिना हिले डुले अनुज के पास पहुँच जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अब वो एजेंट क्या करेगा, वो संदीप से लेगा पैसे और साथ में देगा संदीप को एक कोड, और इसके साथ ही जो दुबई का एजेंट है वो कांटेक्ट करेगा अपने इंडिया में बैठे हवाला एजेंट को और कहेगा इंडिया में बैठे अनुज को आपको 10 करोड़ रुपए देने हैं। अब जैसे ही वो एजेंट इंडिया में बैठे अनुज को पैसे देने आएगा तो अनुज को यहाँ पे सिर्फ वो कोड बताना है जो संदीप ने उसके साथ शेयर किया था। अब जैसे ही वो कोड बताएगा, ये कई बार देखा होगा आपको फिल्मों में दिखाते हैं, एक फटा हुआ नोट देते हैं, आधा टुकड़ा उसके पास होता है, आधा टुकड़ा इसके पास होता है। वो रियल में भी होता है, बिजनेस में भी होता है। तो वो टुकड़े भी मिलाते हैं तो उसके बाद जो है पैसे का लेन देन हो जाता है। तो देखा आपने, दुबई का पैसा दुबई में रह गया और इंडिया का पैसा जो है इंडिया में रह गया, यानी कि संदीप के पैसे भी चले गए और अनुज को पैसे भी मिल गए। ओरिजिनल करेंसी है वो वहीं की वहीं है, काम दोनों का हो गया एक नॉमिनल फीस पर। अब आप खुद बताइए कि सरकार इस चीज़ को ट्रैक कैसे करेगी। ना तो कोई ट्रांजैक्शन हुई, ना ही कोई पैसा आया ना गया, और ना ही कोई टैक्स पे करना पड़ा और काम भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो दुबई वाले एजेंट को संदीप ने तो सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए, क्या पता उस दुबई वाले एजेंट के पास और भी पर्सन हो जो ऐसे ही काम कराते हो, महीने के दिन के जो है 500 करोड़ रुपए तक का जो है हवाला का पैसा इधर उधर होता हो। अब देखिए हवाला का पैसा तो इधर उधर हो गया, पर अब जो इंडिया में एजेंट बैठा है उसको भी तो पैसे देने हैं। अब वो कैसे होगा, तो यहाँ पर एंटर होता है मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करना। अब जिस तरह से लॉन्ड्री में गंदे कपड़े को साफ किया जाता है, ठीक उसी तरह ही यहाँ पर जो काला पैसा है, ये 2 नंबर का पैसा है, उसे जो है 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसका एक रियल एग्जांपल दूं तो साल 2017 की बात है, जब यूरोप में 250 मिलियन ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया था, क्योंकि एक ड्रग डीलर थे तो उसके पास 250 मिलियन डॉलर कैश के रूप में पड़े थे। तो इस 250 मिलियन डॉलर को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का यूज किया गया था। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या और ये वर्ड कहाँ से आया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग शब्द यूएसए से आया। यहाँ के माफिया लोगों से ये शब्द पैदा हुआ। यहाँ के माफिया ने गलत तरीके से जो धन इकट्ठा किया उसे कानूनी रूप से सही ठहराने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, आगे चलकर उसे मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दिया गया। अब मनी लॉन्ड्रिंग वर्क कैसे करता है? मनी लॉन्ड्रिंग की 3 लेयर होती है, प्लेसमेंट, लेयर और इंटीग्रेशन। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मनी को डिवाइड करना। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो अब आप क्या करोगे, अपने जान पहचान वाले को सबको जो 5-5 लाख रुपए दे दोगे और बोलोगे कि इन्हें मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दो। जब 2 लाख 5 लाख आते हैं तो ये मल्टीपल सोर्स से आ रहे हैं, तो इस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसके लिए जो काफ़ी सारे एजेंट भी मौजूद होते हैं जो आपके एक नॉमिनल फीस चार्ज करके मल्टीपल लोगों के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं। अगर आपने ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज देखी है तो उसमें क्या होता है, जो हीरो होता है वो ड्रग डीलिंग का काम करता है। जब उसके पास बहुत सारा पैसा आता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी चीज़ का सहारा लेता है। दूसरा आता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मतलब कि अगर किसी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है उसकी रजिस्ट्री करा दी जाती है 20 से 25 लाख रुपए की, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी ट्रैकिंग रुक जाती है। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब जब बात आती है बहुत बड़े अमाउंट की, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, तो वहाँ पर कोई सा भी मेथड काम नहीं आता। तो वहाँ पर काम आता है द सेल कंपनी। ऐसी कंपनी जो नाम मात्र की होती है। सेल कंपनी, सेल जैसे कि एक सेल होता है वो अंदर से खोखला होता है, ठीक उसी तरह की कंपनी होती है, सिर्फ नाम ही इनका मौजूद होता है। क्योंकि ये कंपनी ऑन पेपर तो एग्जिस्ट करती है बट इन रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पर क्या होगा, जो दुबई में एजेंट बैठा है वो इंडिया में बैठे अपने एजेंट को एक सेल कंपनी खुलवा कर उसमें सारा पैसा इन्वेस्ट करवा देगा, या फिर कोई परचेज दिखा देगा, या फिर एफडीए के थ्रू जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखा देगा। अब लास्ट में क्या होगा, जो सेल कंपनी है वो गवर्नमेंट को दिखा देगी कि कंपनी को नुकसान हो गया, वो दिवालिया हो गया, उनका पैसा डूब गया है। तो यहाँ पर पैसे का पैसा आ गया और सेल कंपनी का काम भी हो गया।